नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हिंदी में जो हमारी कक्षा 7 की पुस्तक है दीक्षा का पाठ 9 है मेघ बजे फूले कदम नामक कविता का संदर्भ सहित व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये हमारी जो कविता है, देखिए इसमें चित्र, पहले आप चित्रों के माध्यम से बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जैसे बारिश का मौसम दिख रहा है इसमें कि ये कैसा चित्र में क्या दिखाई पड़ रहा है, और अगर बारिश वो बताते हैं तो उन्हीं से पूछे कि बारिश में क्या क्या होता है। जैसे मेढक है, मेढक टटर बोलते हैं। और बारिश में क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, परेशानियां भी होती हैं, अच्छा भी लगता है, पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे कौन कौन सी हानि भी होती है। बारिश में जब बहुत बारिश होती है तो बिजली भी कड़कती है। तो इन सारे प्रश्नों को आप पहले बच्चों से पूछें, तत्पश्चात आप अपनी कविता पर आएँ। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही सुंदर और सरल कविता है। और इस कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़, उनकी ध्वनि का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। देखिए इसमें ये कविता वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविताओं में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण, सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम वृक्ष का सजीव चित्रण किया है। ये इसमें सावन का महीना, यानी जैसे हमारे महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें सावन का जो महीना होता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। बच्चों को हमारे हिंदी के, देखिए इस पुस्तक में भी महीनों के नाम दे रखे हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण यानी सावन उसी को, भादों यानी भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 12 महीने दिए हैं। अब देखिए 12 महीने 7 में ऋतुएँ हैं, और ये 12 महीने हमारे इसके ये ऋतु हैं कि आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु, माघ और पूस में होती है हेमंत ऋतु, और माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। तो ये बच्चों को चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये हमारे 12 महीने हैं। तो ये हम बताएंगे बच्चों को। चलिए आइए कविता पर। देखिए मेघ बजे धिन धिन धा धमक धमक, मेघ बजे दामिनी यह गई दमक। मेघ बजे दादुर का कंठ खुला, मेघ बजे धरती का हृदय धुला। मेघ बजे पंख बना हरिचंदन, मेघ बजे हल्का है अभिनंदन। मेघ बजे धिन धिन धा धमक धमक, मेघ बजे, है ना। तो इसमें जब मेघ आते हैं, नहीं मेघ माने आपका बादल, ये है मेघ का अर्थ होता है बादल। धिन धिन धा धमक, तो पहले हम संदर्भ देखेंगे। तो इससे संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के मेघ बजे फूले कदम नामक कविता से उद्धृत की गई हैं। इसके रचयिता वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। तो अब इसमें प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है। अब इसमें क्या कह रहा है, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। ये जो बादल है इस तरह से गरज रहे हैं, कैसी आवाज़ उनकी, धिन धिन धमक धमक। दामिनी यह गई दमक, दमक मानी चमक गई, दामिनी यानी, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, बिजली, दमक मतलब चमकना। क्या कह रहे हैं कि बादलों में से बिजली चमक रही है। जब बादल गरज रहे हैं तो मेघ बजे फूले कदम, ठीक है। दादुर का कंठ खुला, मेघ बजे, दादुर यानी आपका मेंढक, अभी आपको बताया ना मैंने इसको, दादुर होता है मेंढक। मेंढक का कंठ खुला यानी उसका कंठ यानी गला खुल जाता है बारिश होते ही, उसका टर टर की आवाज़ें
आती हैं। बच्चे अच्छे से जानते हैं कि तालाब उनके घर के आसपास होते हैं, कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं तो उनको तालाब का, मेंढक का बहुत अच्छा अनुभव होता है। बताते हैं बारिश होती है तो मेंढक बोलते हैं, धरती का हृदय खुला मेघ बजे, और धरती का हृदय धुला, खुला नहीं सॉरी धुला, धरती का जो हृदय यानी धरती पानी बरसता है तो वो अच्छे से साफ हो गई, स्वच्छ हो गई। मेघ बजे पंख बना हरिचंदन, अब धरती का जो ऊपरी तले से पानी से धुल गया है तो सुंदर भी हो गई। कीचड़ भी चंदन के समान, पंख, पंख माने होता है कीचड़, कीचड़, पंख क्या होता है। और हरिचंदन एक बहुत ही एक वृक्ष भी है, तो पंख बना हरिचंदन। और जो कीचड़ भी चंदन के समान लगने लगता है, कब? जब बारिश होती है तब, क्योंकि उस टाइम बारिश इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उससे पूर्व हमारे ग्रीष्म ऋतु होती है, जिससे सभी लोग गर्मी की वजह से बहुत आकुल होते हैं, परेशान होते हैं। और जैसे ही सावन आता है, बारिश होती है, वर्षा ऋतु में सबको बहुत ही खुशी होती है। तो हल्का है अभिनंदन मेघ बजे धिन धिन धा, कहते हैं कि क्योंकि पानी बरसने से ज़मीन जोतने योग्य हो गई है। हल्का है अभिनंदन यानी हल, जो हल से जिसे हम जोतते हैं, हल क्या है? जोतने का एक जो साधन होता है उसको हल कहते हैं। अभिनंदन, सभी बच्चे हल को अच्छे से पहचानते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ होता है जिससे खेतों को जोता जाता है। अभिनंदन यानी स्वागत करते हैं, हल का है अभिनंदन, उसका स्वागत करते हैं क्योंकि उसकी पूजा करके फिर वो लोग अपनी खेतों की जुताई करते हैं। पानी बरस जाता है, मिट्टी मुलायम हो जाती है, फिर वो जोतने योग्य हो जाती है। तो ये मेघ बजे यानी जब बादल बरसते हैं उस समय का बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण किया गया है, और बच्चे इस सभी चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ भी हैं। अब देखिए आगे है, फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम, फल फूले कदम फूले कदम। अब कदम का वृक्ष देखा होगा कि तो बहुत सारे आजकल विद्यालयों में भी कदम का वृक्ष लगा हुआ है, और कदम के वृक्ष में जो फल आता है उसका कैसा होता है? वो जैसे गेंद होती है, यानी बिल्कुल गेंद की तरह होती है। तो इसमें हम लोग प्रसंग जो संदर्भ होगा पूर्व ही रहेगा। अब इसमें प्रसंग होगा, कवि ने सावन में फैली हरियाली तथा फूले कदम का, सावन में फैली हरियाली और फूले कदम का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। तो देखते हैं, फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, ये कदम का वृक्ष है देखिए। और इस वृक्ष में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे फल लगे। फल कैसे दिख रहे हैं? जैसे कि कोई गेंद हो, कंदुक होती है गेंद, बिल्कुल गेंद की तरह होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है इसका, गोल गोल। तो इसमें कहते हैं कि सावन के महीने में कदम के फूल आ जाते हैं, और प्रत्येक टहनी पर, टहनी टहनी में कंदुक के फूल ऐसे लगते हैं जैसे कि गेंद झूल रही हो। कैसे लगती है? टहनी पर गेंद के समान वह भी बरस रहा है, यानी फूले कदम सावन बीता। और जैसे ही अब बरस रहा है, और प्रत्येक टहनी पर गेंद के समान जब ये कदम लगते हैं तो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद फूले कदम सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता। कभी कहते हैं कि कोप यानी क्रोध, क्रोध होता है, कोप करना यानी क्रोध करना। कहते हैं कि मेरा मन कहता है कदम बैठ जाऊं, कदम फूले हुए हैं और उनका क्रोध नहीं ख़त्म होता है। जाने कब से वो बरस रहा, लचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम। इसमें कभी यही कहते हैं कि कब से ललचाई आँखों से वो देख रहा है। नाहक में जो एक शब्द है, नाहक देख रहा है आँखों से, जाने कब से तू तरस रहा। तो कभी कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि कदम पर बैठ जाऊं, कदम पर बैठ जाऊं, कदम फूले हुए हैं,
ये उनके मन कहता है छू ले कदम, यानी छू ले यानी उसको पकड़ लूँ। ये जो गेंद है, कदम के फूल हैं, उसको मन करता है कि उसे पकड़ लें। फूले कदम फूले कदम। तो जब भी कोई अच्छी वस्तु दिखती है तो हमेशा एक मन में लालच आ जाता है कि इसको हम पकड़ के देखें, छू के देखें, स्पर्श करके देखें। तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह की लालसा आना। अब हम इसमें कुछ व्याकरण के देख लेते हैं। देखिए व्याकरण में इसमें देखिए अब इसमें धमक, धिन धिन, और इसमें धिन धिन में और धमक में, इसके बाद टहनी टहनी। ठीक है, ये देखिए इन सब में क्या है, फूले, ये सब में धमक धमक, इसमें जहाँ पे भी जब एक शब्द की बार बार आवृत्ति यहाँ पे योजक चिन्ह होता है। ठीक है, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, अब इसमें एक और चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये अल्प विराम। देखिए ये अल्प विराम है। अल्प विराम जहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं, आराम करते हैं, वहाँ पे, या जब पूरी बात नहीं होती, आधी अधूरी बात होती है। अब देखिए अल्प विराम का तो एक जगह प्रयोग हुआ। इसके पश्चात हमारे पास और कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें? पूर्ण विराम है। ये आप जानते ही हैं कि ये पूर्ण विराम है। हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो पूर्ण विराम आ जाएगा। और इसमें और कोई है, विस्मय आदि बोधक है इसमें। ये इस तरह से था। अब इसमें एक चीज़ और है, देखिए ये तुकान समय, हरिचंदन, अभिनंदन। ठीक है, धमक, दमक, ये सब जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे ये अभिनंदन, हरिचंदन, ये सब क्या है, हमारे तुकांत शब्द हैं, है कि नहीं? ये यहाँ सब क्या है, हमारे ये तुकांत शब्द हैं। ये तुकांत शब्द हैं। जैसे एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, लास्ट में अंतिम में एक जैसी ध्वनि होती है, ये सब तुकांत शब्द हैं। और इसमें हम अब देख लेते हैं कि और भी एक चीज़ देख सकते हैं, ये है धिन धिन धा, धमक धमक। तो इस पंक्ति में हमारा क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। क्या है इसमें? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें धा वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसमें से देखिए, और टहनी और भी कहीं होगा, तो ये कुछ बच्चों से भी हम कहेंगे कि उसे देखें। अब हम इसमें से देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके हम इसमें से पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, जैसे कि दामिनी। दामिनी का जो पर्यायवाची है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दामिनी का पर्यायवाची होगा कौन, क्या होगा? दामिनी का पर्यायवाची होगा चंचला। चंचला हो गया। और कौन सा हो सकता है इसमें? बिजली। दामिनी मतलब बिजली। और क्या हो जाएगा इसमें से? घन प्रिया। चपला भी हो जाएगा, चपला और घन प्रिया। ठीक है, दामिनी का हो गया। इसमें से और अभी हम किसका बना सकते हैं? इसमें से हम पंक, पंक बना, इसका हम ये पंक का पर्यायवाची बना सकते हैं। पंक का पर्यायवाची क्या बनेगा? पंक होता है कीचड़। सबसे पहले तो कीचड़ हो गया, कीच हो गया। ठीक है, कहीं कहीं कीच प्राप्त होता है। और करदम, ये हमारा कीचड़ के पर्यायवाची शब्द हो गए। देखिए बच्चों को जब हम इसमें से बार बार पूछेंगे तो उनका शब्दकोश बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात होगी कि जब हम पद्य को पढ़ाते हैं, ये हमारा एक पद्य है। देखिए पद्य में जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो उसे जब व्याकरण से जोड़ते हैं तो उसे शब्दकोश की जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत ही लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। और अब इसमें से अभिनंदन, देखिए ये अभिनंदन, तो अभिनंदन के पर्यायवाची हम इसी के नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं। अभिनंदन क्या होता है? स्वागत। और क्या हो जाएगा? अभिनंदन करना सत्कार। एक और छोटा सा ले लेते हैं जिससे लिखने में आसानी हो जाए, हो जाता है अभिवादन। अभिवादन।
अब इसमें से हम देखिए जो अभिनंदन है, अभी क्या है इसमें से, जो सिर्फ ये अभी है ये उपसर्ग है, ठीक है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अब इसमें से नाहक, जो नाहक शब्द है ये ना इसमें उपसर्ग है, जो हमारे शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, और उपसर्ग लगते ही उसका अर्थ बदल जाता है। इसके बाद और कौन सा बचा हमारे पास, अभिनंदन का जैसे हमने पर्यायवाची देखा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना। तो इस तरह से हमने बहुत सारी इसमें से चीज़ें देखी हैं। अब हम इसमें से कुछ और एक चीज़ देख लेते हैं। इसके तो बहुत ज़रूरी चीज़ें ये तो हमने आपको बताई दी है, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये हमारी 12 महीने हैं। और इसमें जो 6 ऋतु दिए हैं, ऋतुएं 6 दी हैं, ऋतु वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, है ना, 7 ऋतुएं हैं। अब हमने इसमें से ये देख लिए हैं, और कुछ कठिन शब्द हैं हमारे, जैसे कि दामिनी बिजली, दादुर मेढक, पंख कीचड़, हरिचंदन, पीला चंदन यानी केसर, अभिवादन यानी स्वागत सत्कार, कंदुक केंद्र, रीता मतलब खाली होना, समाप्त होना, नाहक व्यर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये अभ्यास कार्य, इसका अभ्यास कार्य मतलब संदर्भ सहित व्याख्या पूरी होती है। यदि अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और एक छोटा सा कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है यदि अच्छा लगे तो। और सुझाव आमंत्रित हैं, यदि कुछ आप नया चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपके लिए सुझाव आमंत्रित है। धन्यवाद।